नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार में स्वागत है आपका। और सबसे पहले खबर आगरा से। हालांकि ये खबर अच्छी खबर नहीं है। यहां पर मिट्टी का टीला ढहने से हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई। एक और बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन कर 7 बच्चों को बाहर निकाला गया था, जो कि मिट्टी के टीले के नीचे धंस गए थे, दब गए थे। 3 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में 4 बच्चे अभी भी घायल हैं। सिकंदरा इलाके में खेलते वक्त मिट्टी का टीला ढह गया था, जिसके नीचे कुल 7 बच्चे दब गए थे। 7 को बाहर जरूर निकाल लिया गया, लेकिन इनमें से 3 की जान चली गई इलाज के दौरान हॉस्पिटल में। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मिट्टी का टीला, यहीं पर ये बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक टीला ढह गया और उसके नीचे ही दब गए। यहाँ पर बलुई मिट्टी आप देख रहे हैं जिसके नीचे दब गए थे ये 7 बच्चे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां इन सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन 3 बच्चों को डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। उधर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बड़ा ऐलान हो चुका है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 4 मई से 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। 10 जून तक परीक्षा चलेगी, जिससे पहले 1 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी। रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि 15 जुलाई तक रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। एक शख्स की मौत के बाद उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा काटा। भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, साथ ही चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। अब पुलिस एक्शन में है और उपद्रवियों की पहचान शुरू कर चुकी है। आगरा में हादसे में युवक की मौत के बाद भीड़ ने जमकर कहर बरपाया। भीड़ ने ताजगंज इलाके के फतेहाबाद रोड पर जाम लगाया और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल थाना ताजगंज की तोरा चौकी क्षेत्र में। अगली खबर हाथरस, जहां पर हाथरस मामले में सवालों के घेरे में आए डीएम पर गाज गिरी है। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का तबादला कर दिया गया। मिर्जापुर के डीएम बनाए गए हैं प्रवीण कुमार। यूपी सरकार पर उन्हें हाथरस की घटना के बाद न हटाए जाने को लेकर लगातार दबाव था। इसके अलावा अपर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नोएडा श्रीमती श्रुति को बलरामपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहां के जिलाधिकारी को कृष्णा करुणेश को उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाया गया। कंचन शर्मा को प्रबंध निदेशक मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन बनाया गया। कई तबादले हुए हैं इधर से उधर, लेकिन जो मुख्य तबादला वो हाथरस के डीएम का है। उन्हें वहां से हटा दिया गया है, जिसके लिए लगातार सरकार पर दबाव बना हुआ था। हाथरस रेप एंड मर्डर केस के बाद से ही गोंडा के जिलाधिकारी नितिल बंसल को प्रतापगढ़ का डीएम बनाया गया। विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा मार्कंडेय शाही को डीएम गोंडा बनाया गया है, जबकि फतेहपुर के डीएम संजीव सिंह को डीएम चंदौली बनाया गया। चंदौली के डीएम को नवनीत सिंह को चहल जिन्हें डीएम मथुरा बना दिया गया है। कई बड़े ट्रांसफर हुए हैं जिलाधिकारियों के। हाथरस के डीएम का ट्रांसफर हुआ है हाथरस से, उन्हें वहां से हटाने की लगातार दबाव सरकार के ऊपर हाथरस रेप एंड मर्डर केस के बाद से ही था। यहां तक कि अदालत ने भी इस मसले पर टिप्पणी की थी। और अब अनामिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, कई तबादले हुए लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में हाथरस के डीएम ही। बाद लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा डीएम पर खास तौर पे ये आरोप लगाए गए थे कि रातों रात
जो पीड़िता थी उसकी लाश को जला दिया गया बगैर परिवार को लूट में लिए हुए। और ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जो जिलाधिकारी थे प्रवीण कुमार, वो परिवार पर दबाव बना रहे थे, समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे, ऑडियो भी उनके वायरल हुए थे। इसके बाद ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार किसी भी तरीके से जो डीएम को बचाने का प्रयास कर रही है और उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन इतने महीने के बाद आज प्रवीण कुमार को हटा दिया गया है। फिलहाल हटाने के बाद उन्हें मिर्जापुर का चार्ज दिया गया है। लेकिन हाथरस कांड के बाद इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था सरकार पर, लेकिन सरकार ने जी अनामिका, लेकिन इस लिस्ट में कई और भी नाम है, कई और जिलाधिकारियों के नाम है जिन्हें इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। ऐसे में क्या संकेत देने की कोशिश है कि जब फैसला लिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर सोचकर लिया जाएगा किसी भी अधिकारी के तबादले का? क्या ये दबाव का असर है या फिर रूटीन ट्रांसफर भी कह सकते हैं इसे? ये कोई दबाव का असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाथरस कांड को कई महीने हो चुके हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है और जब प्रेशर बनाया जा रहा था, जब गंभीर आरोप लगाए गए थे जिलाधिकारी पर, तब सरकार ने उन्हें नहीं हटाया था। लेकिन अब चूंकि जो रूटीन प्रोसेस में जो ट्रांसफर होते हैं वैसे भी होने भी थे पंचायत चुनाव से पहले, और इस दौरान अगर बड़ी लिस्ट आएगी उसमें अगर प्रवीण कुमार का नाम शामिल है और वो भी हटाने के बाद उन्हें वेटिंग में नहीं डाला गया है, उन्हें अगला जिला दिया गया है, उन्हें चार्ज दिया गया है, तो कहीं से भी ये दबाव का ट्रांसफर नहीं दिखाई देता। ये लगता है कि रूटीन प्रोसेस है और रूटीन प्रोसेस के तहत ही उनको अगला जिला दिया गया चार्ज के लिए। बिल्कुल। और कौन बड़े नाम है इस लिस्ट में? देखिए, अगर बात की जाए बड़े नाम की तो फिलहाल जो प्रवीण कुमार है, जो हाथरस के डीएम थे, उनको मिर्जापुर का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा श्रीमती श्रुति, जो कि जिनके पास चार्ज था नोएडा का, उनको बलरामपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा जो जिलाधिकारी थे कृष्णा करुणेश, उनको गाजियाबाद के प्रत्यक्ष विकास प्राधिकरण का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा कंचन शर्मा को प्रबंध निदेशक मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन बनाया गया है। साथ ही साथ जो गोंडा के जिलाधिकारी थे नितिन बंसल, उनको प्रतापगढ़ का डीएम बनाया गया है। यानी कि जो 8 ट्रांसफर है उसमें मैक्सिमम ट्रांसफर जो है उसमें जिले के चार्ज बदले गए हैं। बिल्कुल अनामिका, बने रहे हमारे साथ, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। इस वक्त आवाज में दिक्कत आ रही है, तो एक बार फिर से जो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आई है वो हमारे दर्शकों को हम बता दें। कई जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में, वो नाम है प्रवीण कुमार का, जो कि हाथरस के डीएम। और ये वही प्रवीण कुमार है जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हाथरस रेप एंड मर्डर केस के पीड़ित परिजनों को वो धमकाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से सरकार पर दबाव बन रहा था कि आखिर हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार को वहां से हटाया क्यों नहीं जा रहा, जबकि कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ। और अब जब जिलाधिकारियों के तबादले की लिस्ट आई तो सबसे पहला नाम है डीएम प्रवीण कुमार का, हाथरस के डीएम, जिनको मिर्जापुर शिफ्ट किया गया है। अनामिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, ये पूरी जो फहरिस्त है, कई अधिकारी हैं जिनमें प्रवीण कुमार की चर्चा इसलिए भी होगी क्योंकि अगर इन्हें अब भी नहीं हटाया जाता तो एक बहुत गलत मैसेज जा सकता था। एक तो यहाँ पे संदेश देने जैसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि इस घटना को काफी महीने हो चुके हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जब पुलिस की ओर से जब ये लापरवाही सामने आई थी कि कैसे किस तरीके से इतना बड़ा कांड हो जाता है और पुलिस लिपापोती का प्रयास करती है, जिलाधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे कि जिलाधिकारी बजाय पीड़िता का इलाज करवाने की वो लिपापोती का प्रयास करते रहे, परिवार को धमकाते रहे। इसका भी ऑडियो वायरल हुआ था। रातों रात पीड़िता की जो लाश थी उसको जलाया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हाथरस कांड के दौरान सरकार ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की। वहाँ पे जो एसपी थे उनको भी हटाया गया, लेकिन डीएम को नहीं हटाया गया। इसके अलावा वहाँ पर जो बड़े बदलाव किए गए उसमें भी डीएम को बचाने का प्रयास किया गया। जी अनामिका, आज जो लिस्ट आई है, क्या हाल फिलहाल दूसरी लिस्ट भी आने वाली है इस तरह की? देखिए, पंचायत चुनाव से पहले ऐसी गुंजाइश दिखाई दे रही है कि अभी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पे जिलाधिकारियों का जो कार्यकाल है वो लगभग पूरा हो गया है और पंचायत चुनाव से पहले ऐसी कुछ लिस्टें और आने की उम्मीद भी है। मोनिका, अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, तबादलों की एक लिस्ट सामने आ गई है। जिलाधिकारियों के तबादले की लिस्ट, पंचायत चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले, और ऐसे लिस्ट अभी 1-2 और भी आएगी सामने पंचायत चुनाव से पहले। और ये रूटीन प्रोसेस में इन जिलाधिकारियों का तबादला किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा, जो सुर्खियों में रहे, प्रवीण कुमार जो कि हाथरस के जिलाधिकारी थे, अब उन्हें मिर्जापुर शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं कई और बड़े नाम हैं जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अपर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नोएडा श्रुति को बलरामपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है।
अगली खबर सीतापुर से, जहां पर भू माफिया के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां अतीक अहमद के करीबी इकलाक अहमद ने नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। डीएम के निर्देश पर नगर पालिका ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। कोतवाली इलाके के बट्सगंज में ये कार्रवाई की गई। और इधर साल के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कारपेट नगरी भदोही को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने यहां 3 मंजिला कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण किया, साथ ही 10 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। इस एक्सपो मार्ट कालीन कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा। सीएम ने कहा कि देश और विदेश के भदोही के कालीन का 80% योगदान है और ये योगदान और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के अपने स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम से न केवल भदोही जनपद को प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी एक स्थान दिलाया। ऐसे सभी हस्तशिल्पी, कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्यमी हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। खबर कानपुर से, जहां पर बिठूर थाना क्षेत्र के एसओ कौशलेंद्र प्रताप पर आरोप लगा है कि वो पकड़ी गई गाड़ियों को निजी इस्तेमाल करते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब एसओ ने चोरी की गाड़ी सर्विस कराने के लिए दे दी। उसके बाद कस्टमर केयर ने जब कार मालिक को फोन किया तो सारी पोल खुल गई। जानकारी के मुताबिक ये कार बर्रा थाना क्षेत्र के 2 साल पहले ही चोरी हो चुकी थी, लेकिन आज सर्विस सेंटर पर मिलने के बाद कई सवाल उठने लगे। आरोप है कि पुलिस इस केस में लीपापोती करने में अब पूरी तरह से जुटी हुई है। एक सर्विस सेंटर से हमें फ़ोन आया कि भैया आपकी गाड़ी सर्टिफाइड जो फ़ोन होता है उसमें फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी सर्विस हो गई, आप उससे संतुष्ट हैं? तो हमने कहा आप मजाक ना करिए, मेरी गाड़ी 2 साल पहले चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं गाड़ी सर्विस हुई। मैंने उनसे गाड़ी नंबर पूछा तो उन्होंने गाड़ी नंबर बताया मुझे। फिर गाड़ी नंबर बताया तो हम उस गाड़ी नंबर के हिसाब से हमने तुरंत एक्टिव हुए। हमने जब गाड़ी चोरी हुई कैसे वहाँ सर्विस होने का, हम सर्विस सेंटर गए तो वहाँ पे मेरे एजीएम और जीएम से बात हुई। जीएम ने कहा कि हाँ भाई, एजीएम ने कहा कि हाँ भाई हाँ भैया सर गाड़ी सर्विस होने तो आई थी। तो फिर हमने जीएम से बात करी, जीएम कह रहे हाँ आई थी और ये बिठूर थाने से आई थी हमारे पास सर्विस होने। तो फिर हमने उसके बारे में बिठूर थाने वाले लोग भेजे हैं और बिठूर थाने पता लगा रहा कि गाड़ी बिठूर थाने में खड़ी है कि नहीं खड़ी है। एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप सिंह काफ़ी दिनों से चोरी की कार की सवारी कर रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब उन्होंने इस कार को शहर में एक सर्विस सेंटर को भेजा। सर्विस सेंटर से सर्विस कॉल गाड़ी के मालिक को गई। तब गाड़ी के मालिक को पता चला कि 2 साल पहले उसकी जो गाड़ी चोरी हुई थी उसे एसओ बिठूर चला रहे हैं। उसने एसओ बिठूर से जाकर संपर्क किया तो एसओ बिठूर ने गाड़ी मालिक को गाड़ी वापस करने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ उसे इस बात की हिदायत दी कि वह मामले की शिकायत किसी से न करे। वहीं आला अधिकारी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। तो कानपुर पुलिस जिस पर एक से एक अजीबोगरीब आरोप लग रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।
इटावा में पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने टेलीकॉम कंपनियों में लूट करने वाले गिरोह का खुलासा करने का दावा करते हुए मुख्य आरोपी समेत 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 3 करोड़ का सामान भी इनके पास से बरामद किया गया। अभी रात को जियो के मेन हब होता है, वहाँ पर करोड़ों रुपए का सामान है, वहाँ पे उसकी लूट हुई थी। बाद में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया 10 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो डकैती में मुकदमा इसमें लिखा गया। और आगरा में भी सेम घटना इन्होंने सेम गैंग ने 15 दिन पहले करी थी, और 2016 में एक व्यक्ति मेरठ में भी सेम घटना कर चुका था। तो इन 10 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी करी है। इसमें से एक जियो का सर्विंग एजीएम है उत्तराखंड में, दूसरा व्यक्ति सर्विंग फौजी है, एक व्यक्ति डीएचएल की कुरियर एजेंसी चलाता है दिल्ली में, तीसरा व्यक्ति इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में जो बायर्स हैं उनसे संपर्क करता है। इन सबकी फॉरेंसिक ऑडिट हम लोगों ने बैंक अकाउंट्स की, उससे पता चला कि इन्होंने एक साल में 10 करोड़ से ज़्यादा रुपया फॉरेन में इलीगल तरीके से सामान को बेच करके कमाया है। तो उम्मीद हम लोगों की यह है कि 5 साल में जब से ये लोग एक्टिव हैं 50 करोड़ से ज़्यादा रुपये का हेरफेर इन्होंने किया होगा। इन सब की डिटेल्स हम लोगों ने इनके विभिन्न टेक्निकल टूल्स के माध्यम से निकाल ली है। एक रिसीट की प्रूफ है हमारे पास। ये फर्जी इन्वॉइसिंग भी किया करते थे। को पकड़ने के लिए किस तरीके की मदद देश और देश के बाहर लेने की कोशिश है? देखिए, इसमें प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों से हम लोग संपर्क करेंगे, बात करेंगे, बैंक से और डिटेल हम लोगों की निकालेंगे, जितना भी टेक्निकल डेटा निकल सकता है उसके एनालिसिस करेंगे। इसके अतिरिक्त विदेश में बैठे हुए जो भी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट के बायर्स हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए यदि इंटरपोल जो एजेंसी है उनकी मदद हम लोगों को लेनी पड़ी तो उनकी भी हम लेंगे। वाराणसी में साल के आखिरी शाम गंगा घाट पर महाआरती की गई। साल 2020 की इस महाआरती की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। साल 2021 का भव्य स्वागत महाआरती के साथ। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के उस पार खबरें उत्तराखंड से।